जय श्री कृष्ण। आज हम कक्षा 9 के अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है का भाग 3। भाग 2 में हमने पढ़ा निलंबन क्या है, निलंबन के उदाहरण और निलंबन के गुण। आज अपन पढ़ेंगे कोलाइडल कि कोलाइड विलयन क्या है। तो कोलाइड कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइड कण समांगी मिश्रण के समान प्रतीत होता है, परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। यानी वो समांगी मिश्रण के समान दिखता है, परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड कण छोटे आकार में होने के कारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु ये प्रकाश के मार्ग को प्रतिदीप्त कर सकते हैं या प्रकाश के मार्ग को प्रकट कर सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है हमारा टिंडल प्रभाव। इंपोर्टेंट लगाएं इसको। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। जैसे अपन घने जंगल में देखते हैं तो उनके पेड़ों के बीच में सूर्य के प्रकाश के मार्ग का प्रतिदीप्त होना टिंडल प्रभाव कहलाता है। या छोटे से कमरे में एक छोटे से छिद्र से आने वाले प्रकाश का एक मार्ग प्रकट होना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो टिंडल प्रभाव के उदाहरण जैसे दूध टिंडल प्रभाव दर्शाता है। कमरे में छोटे छिद्र द्वारा प्रकाश का मार्ग प्रकट होना टिंडल प्रभाव दर्शाता है। घने जंगल में आच्छादन सूर्य के प्रकाश की किरण का प्रतिदीप्त होना टिंडल प्रभाव दर्शाता है। अब आता है कोलाइड विलयन के उदाहरण। कोलाइड विलयन में दो अवस्थाएं बनती हैं, परिक्षिप्त और परिक्षेपण अवस्था। परिक्षिप्त परावस्था का मतलब है कि यह एक विलेय पदार्थ के रूप में कोलाइडी कणों का सम्मिलित होना, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है निलंबन के रूप में विलायक के रूप में उसकी मात्रा उपस्थित होना। जैसे द्रव विलय और गैस के विलायक के रूप में वो एरोसोल कहलाता है। यानी गैस एक विलायक, उसकी मात्रा अधिक और द्रव कम, वो एक एरोसोल के रूप में होगा। जैसे कोहरा है, बादल है या कुहासा है, सर्दी के मौसम के समय जो स्थिति रहती है वह एरोसोल कहलाती है, जिसमें गैस की अधिकता और उसके साथ में द्रव की उपस्थिति। इसी प्रकार से गैस एक विलायक और ठोस उसके अंदर सम्मिलित रहना, जैसे धुआं। धुएं में वायु, गैस एक विलायक के रूप में और कार्बन के कण, धुएं धूल के कण वे ठोस अवस्था के रूप में, वो भी एरोसोल कहलाता है। या स्वचालित वाहन का जो निथार है, धुएं का जो निथार होता है, यह भी एक कोलाइडल विलयन कहलाता है। अब आता है द्रव एक विलायक और उसमें गैस का सम्मिलित होना, और वो कहलाता है फोम कहलाता है। जैसे शेविंग क्रीम, तो शेविंग क्रीम में द्रव एक विलायक और उसमें गैस का सम्मिलित होना। फिर है द्रव में द्रव का मिला हुआ, वह स्थिति कहलाती है इमल्सन। जैसे दूध है, फेस क्रीम जो होती है वो फोम कहलाती है, जिसमें द्रव में मिलना, द्रव एक विलायक और द्रव एक विलेय। इसी प्रकार से द्रव एक विलायक और उसमें ठोस का सम्मिलित होना सोल कहलाता है। और जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो, कीचड़ हो, वह एक सोल, जिसमें द्रव में ठोस का सम्मिलित होना। इसी प्रकार से ठोस में गैस का सम्मिलित होना फोम कहलाता है। जैसे रबर या कोई स्पंज है, या फोम जो है वह एक ठोस में गैस का सम्मिलित रूप कहलाता है। अर्थात ठोस एक विलायक और गैस एक विलेय। इसी प्रकार से ठोस में द्रव का सम्मिलित होना जेल कहलाता है। जैसे जेली है, पनीर है, मक्खन है, ये सारे ठोस में द्रव सम्मिलित रहता है। इसी प्रकार से ठोस में
ठोस का सम्मिलित रहना ठोस सॉल कहलाता है। और इसमें रंगीन रत्न पत्र का टुकड़ा या कांच का जो टुकड़ा है जिसमें ठोस में ठोस का सम्मिलित रहना, ये ठोस सॉल के अंतर्गत आता है। तो अपने इस कोलाइडी विलयन के कुछ उदाहरण पढ़िए, जिसमें गैस में द्रव का, गैस में ठोस का, द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का या द्रव में ठोस का। इसी प्रकार से ठोस में गैस का या ठोस में द्रव का या ठोस में ठोस का, इन्हीं के आधार पर इन्हें एरोसॉल फॉर्म, इमल्शन सॉल फॉर्म, जेल या ठोस सॉल के रूप में विभक्त करते हैं। अब आता है हमारे पास में कोलाइड कणों के गुण, जिसमें सबसे पहला है कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण है, जिनमें इनकी परावस्थाएं भिन्न होती हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। इसी प्रकार से कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, परंतु ये प्रकाश के मार्ग को प्रतिदीप्त कर सकते हैं। फिर तीसरा है, ये कण इतने छोटे, इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को प्रतिदीप्त कर सकते हैं। यानी आकार में उनका छोटा, ये आंखों से दिखाई नहीं देते, परंतु ये आकार में उतने ही बड़े होते हैं कि ये प्रकाश के मार्ग को भी प्रतिदीप्त कर सकते हैं। चौथा है, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल में बैठते हैं। अगला पांचवा पॉइंट हमारा और अंतिम पॉइंट है, इन्हें क्षालन विधि के द्वारा इनके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है, परंतु एक विशेष विधि जिसका नाम है अपकेंद्रीकरण और अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा इनको पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रीकरण का मतलब होता है जागुनीकरण, अर्थात इनको जागुनीकरण प्रक्रिया के द्वारा इनको अलग किया या पृथक किया जा सकता है। तो आज हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। इनके जो नोट्स हैं आपको गृह कार्य के रूप में पीडीएफ फाइल में करना है।